हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अपनी लूसेंट जीके की। हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें हमारा प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। लास्ट जो हम कर चुके हैं वो हम कर चुके हैं सिकंदर तक की कहानी हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। तो गाइस, अगर अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को जितना हो सके वीडियो को शेयर करेगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो गाइस, पहले यहाँ हम देखिए इतिहास कंप्लीट करेंगे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, फिर हमारा आ जाता है विश्व इतिहास, भूगोल है भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान है, फिर है विज्ञान की बात करेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, बाकी चीज़ों की हम धीरे धीरे बात करेंगे, कंप्यूटर तक पहुंचेंगे। तो फिलहाल हम अपने चैप्टर पे पहुंच जाते हैं जो कि है मौर्य साम्राज्य, राइट। तो गाइस, चैप्टर नंबर 15 करेंगे हम इस वीडियो में। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने नई वीडियो स्टार्ट करी इसके लिए। तो गाइस, एक चीज ये कि ठीक है, तो वीडियो हमारी चल रही है। स्टार्ट करेंगे मौर्य साम्राज्य चैप्टर नंबर 15। बाकी की आप वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक एक करके आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे देखने को। घटना चक्र की वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, दृष्टि आईएएस की वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो इनके इसके संस्थापक की बात करें तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। जन्म कब हुआ है इनका? 345 बीसी में हुआ है। कोई नहीं पूछा फिलहाल जन्म कब हुआ है। तो इसमें लिखा है एक बंदा है जिनका नाम है जस्टिन। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या सैंडोकोटस कहा है। मतलब ये जो भी लोग बाहर के थे उन्होंने सही से नाम इनका लिया नहीं है। तो किसी ने कहा किसी एक है जिनका नाम है जस्टिन, उन्होंने कहा भैया ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, इनका नाम है सैंडोकोटस, ठीक है। जिनकी जो पहचान है विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। मतलब उनकी कोई बुक होगी, सैंडोकोटस लिखा होगा भैया उन्होंने, ठीक है। मतलब वो जब बाद में पढ़ा गया तो सबने कहा यार ये जो सैंडोकोटस है ये चंद्रगुप्त मौर्य ही है। विशाखदत्त कृत जो है मुद्रा राक्षस में देखिए एक बंदे हैं जिनका नाम है विशाखदत्त। उनने क्या लिखी है? मुद्रा राक्षस। तो इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि निम्न कुल से उत्पन्न। कौन? जो इनकी बुक है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की, उन्होंने कहा ये निम्न कुल से उत्पन्न है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। घनानंद को हराने में चाणक्य, घनानंद, देखिए हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ी तो सबसे लास्ट में नंद वंश आया, नंद वंश में सबसे लास्ट में थे घनानंद। अब क्या होता है, घनानंद को हराते हैं कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पे? चाणक्य। इन्हीं का नाम है कौटिल्य, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। यानी कि इसमें लिखा है जो सबसे नंद वंश के सबसे लास्ट जो शासक हुए घनानंद, उनको हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की क्या करी है? मदद करी है, जो बाद में चंद्रगुप्त का क्या बन गया? आपका प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और ये किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से संबंधित तो नहीं है, ये राजनीति से संबंधित बुक है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है मगध की गद्दी पर कब बैठते हैं? 322 बीसी में बैठते हैं। और ये भी कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को, ठीक है। तो इन्होंने अपना जो अंतिम समय है कर्नाटका में एक जगह है श्रवण बेलगोला, यहाँ पे बिताया। मतलब जब मरने वाले थे तब। अच्छा, इन्होंने जो है 305 बीसी में क्या सेल्यूकस निकेटर को हराया। किसको हराया? ये सिकंदर के साथ आया था सेल्यूकस निकेटर, राइट। तो सिकंदर हम पढ़ चुके हैं। तो सेल्यूकस निकेटस को इन्होंने क्या है 305 बीसी में हराया, ठीक है। सेल्यूकस निकेटस ने अपनी जो पुत्री है, क्या नाम है? कार्नेलिया, की शादी किससे करवा दी? इनसे करवा दी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। और अब क्या हुआ? अब दहेज की बात हुई तो इन्होंने क्या करा? दहेज में क्या दिया? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, ठीक है। मतलब ये 4 जगह दे दी। अच्छा, दो जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने जैनी गुरु यानी कि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। तो भैया जब हम जैन धर्म पढ़ रहे थे तो हमने कहा ये 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है। एक होता है आपका जैन जो धर्म है, एक एक क्या होता है श्वेतांबर और दिगंबर, राइट। तो जो एक होते हैं श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, एक होते हैं दिगंबर जो नग्न रहते हैं। तो जो अगर हम बात करते हैं भद्रबाहु की, तो
ये थे आपके ठीक है, तो ये जो थे भद्रबाहु की बात करें तो देखिए श्वेतांबर यानी स्थूलभद्र के अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए थे। तो ये हो गए दिगंबर वाले यानी कि भद्रबाहु वाले, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है जैनी गुरु यानी कि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। अच्छा मेगास्थनीज नाम इंपॉर्टेंट है, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर निकेटर का जो है क्या था राजदूत था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, ठीक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो इनके दरबार में कौन रहता था, ये बंदा, और ये बंदा सेल्यूकस निकेटर का क्या था राजदूत था, ठीक है। फिर इसमें लिखा कि जो मेगास्थनीज द्वारा लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। तो मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर क्या है शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंग रक्षक जो है सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंग रक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, ठीक है। आधी बातें इसमें बकवास रखी है, ठीक है। तो मतलब इन्होंने कहा मेगास्थनीज ने क्या लिखी है, इंडिका लिखी है, ठीक है। शोभा यात्रा निकलती थी, मतलब राजा चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। उनके संग उनके अंगरक्षक होते थे, मतलब बॉडीगार्ड होते थे, ठीक है। ये सब बेकार की बात है। तो इसमें लिखा है कुछ जो अंगरक्षक या कुछ बॉडीगार्ड होते थे वो अपने साथ क्या ले पेड़ों को लेकर चलते थे, पेड़ पेड़, ठीक है। तो इन पेड़ों पर क्या है प्रशिक्षित प्रशिक्षित तोतों का झुंड होता था जो सम्राट की सर के चारों तरफ क्या है चक्कर लगाते रहते थे। समझ लिए आज के टाइम में क्या बोलते हैं द्रोण, नहीं क्या बोलते हैं ड्रोन ड्रोन, ठीक है। राजा सामान्यतः क्या है हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, मतलब जो उनकी बॉडीगार्ड होती थी वो महिलाएं होती थी, हैं उनके पास बंदूकें होते थे, हथियार होते थे। उनके खाना खाने के पहले क्या होता है खास नौकर उस खाने को क्या करते थे चखते थे, तो नॉर्मल है, ठीक है। मतलब या जिन्होंने भी खाना बनाया वो पहले खाएंगे कि इनमें जहर वहर ना मिला दिए। ये लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे कि कहीं मारने वारने का खतरा ना हो जाए, कोई गुप्तचर ना हो, मतलब कोई ऐसा बंदा जो बाहर खबरी खबरी ना हो जो बाहर बता दे भैया इसमें सो रहे हैं जाके मार दो। पाटलिपुत्र के बारे में क्या है, पाटलिपुत्र एक अच्छा पाटलिपुत्र क्या थी, वो राजधानी बनी थी एक टाइम, ठीक है। वैशाली वैशाली से सबसे लास्ट में राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। तो पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, मतलब मगध की राजधानी, ठीक है। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, मतलब समझ लो बाउंड्री थी बहुत बड़ी, जिसमें क्या 570 दुर्ग सॉरी बुर्ज और क्या है इतने 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिलों वाले एक घर जो है लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने होते थे। राजा का महल भी जो है काठ का बना होता था, ठीक है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया जाता और ये जो है चारों तरफ से क्या है उद्यानों और क्या है चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा होता था। बेकार की बातें लिखी हैं। बस ये समझिए एक बहुत बड़ा क्या होता था मतलब एक बहुत बड़ी बाउंड्री टाइप उससे जो है प्राचीर होता था, विशाल प्राचीर उससे घिरा होता था उनका एरिया, मतलब घर-वर कह लीजिए। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन जो है आपका एपियानस एपियानस ने किया, एक बंदा है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इनके बीच युद्ध हुआ, इसके बारे में किसने एपियानस ने बताया। तो प्लूटार्क ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, प्लूटार्क एक बंदा है। प्लूटार्क के अनुसार क्या होता है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को जो है 500 हाथी उपहार में दिए, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी जो मृत्यु है 298 बीसी में हो गई और कहाँ पे श्रवणबेलगोला में हुई, ठीक है। में उपवास द्वारा हुई, मतलब ये क्या होता है ना जैन धर्म में क्या होता है गाइस कि ऐसा माना जाता है जब आपकी मृत्यु होने वाली है या मृत्यु जाती है तो खाना पीना सब बंद कर दो, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानने ही लगे थे, कर्नाटका गए श्रवणबेलगोला, वहां पे उन्होंने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया और एक एक समय ऐसा है कि उनकी मृत्यु हो गई 298 बीसी में हुई है। उसको संथार संथा संथार करके कुछ था गाइस, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। उसे ये पद्धति कहते हैं कि आप सब कुछ खाना-पीना बंद कर दीजिए और फिर क्या है भूख से या जो भी है अन्न ना ग्रहण करने से या जल ना ग्रहण करने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, अब आता है नाम बिंबिसार, राइट? सॉरी बिंदुसार, अच्छा बिंबिसार हमने पहले पढ़ा था हर्यक वंश में, राइट? हाँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा गाइस, वो बिंबिसार था, ये बिंदुसार है, राइट? वो हर्यक वंश में था, ये मौर्य वंश में है, ठीक है। तो बिंदुसार की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हो गया आपका बिंदुसार हो गया जो 298 बीसी में क्या होता है मगध की गद्दी पे बैठता है।
298 में ये मरते हैं, 298 में मगध की गद्दी पे बैठ जाता है। इसे जो है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, शत्रु विनाशक, अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, ठीक है। जैसे अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो जैन धर्म, और यहाँ पे बात करें बिंदुसार की तो आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना क्या है, ये इंपॉर्टेंट नाम आ गया, मकलीपुत्र गोसाल ने की थी, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया, ठीक है। तो इसमें लिखा है स्ट्रैबो के अनुसार जो है आपका सीरिया आपको पता है कहाँ है इस वक्त, ये है उधर जहाँ पे इजराइल वाली साइड है उधर। तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश क्या है, एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमिकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का जो है उत्तराधिकारी माना जाता है। यानी कहानी देखिए, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है भैया भैया, तो वो है आपका ये बिंदुसार नहीं, मेगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, ये बिंदुसार आया, राइट। अब मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी इन्होंने बोल दिया एंटियोकस, नहीं सॉरी, इसमें लिखा है स्ट्रैबो एक बंदा है, उन्होंने कहा कि जो सीरियन नरेश है यानी कि एंटियोकस, उन्होंने एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डाइमिकस। बिंदुसार, अच्छा गाइस ये भी याद रखना है किसके दरबार में कौन आया, तो बिंदुसार के दरबार में डाइमिकस को भेजा, ठीक है। इससे जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है डाइमिकस को, राइट। तीसरी बात, यानी कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, और उनका जो बेटा है बिंदुसार, इनके दरबार में कौन आता है, डाइमिकस। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जो है आपका सिंहसेन कहा गया। बिंदुसार के शासनकाल में क्या होता है, तक्षशिला जो है आपका इस वक्त मिलेगा, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला साइड है ऊपर की तरफ, जम्मू कश्मीर के साइड में वहां मिलेगा। तो बिंदुसार के शासनकाल में क्या होता है, तक्षशिला देखिए यहाँ लिखा है, सिंधु झेलम नदी के बीच, पाकिस्तान वाला साइड में दो विद्रोह होते हैं तक्षशिला में, ठीक है। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए क्या होता है, बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा, ठीक है। मतलब यहाँ तो बैठे मगध में, तक्षशिला में युद्ध हो रहा है, तो पहले भेजा सुसीम, फिर बाद में भेजा अशोक को, ठीक है, युद्ध में लड़ो और खत्म करके आओ। फिर इसमें लिखा है एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से क्या क्या मांगा, तो इन्होंने कहा कि अब मुझे मदिरा चाहिए, मुझे सूखे अंजीर चाहिए, इन्होंने कहा मुझे एक दार्शनिक चाहिए, ठीक है। तो जो ये एंटियोकस प्रथम है, इन्होंने मदिरा भेज दी थी, सूखे अंजीर भेज दिए, दार्शनिक नहीं भेजा था, ठीक है। बौद्ध विद्वान यानी कि तारकनाथ ने बिंदुसार को जो है 16 राज्यों का विजेता बताया। बिंदुसार की सभा में क्या है, 500 सदस्य वाली एक क्या है मंत्रिपरिषद थी, जिसका प्रधान कौन होता था, खल्लाटक, राइट। यानी कि 500 सदस्य की क्या होती थी, एक मंत्रिपरिषद, ठीक है। अब आता है अशोक, तो कौन आया तीसरा नाम, अशोक। मतलब पहला नाम हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हमने पढ़ा बिंदुसार, अब हम पढ़ेंगे अशोक, ठीक है, CBA। चलो अब देखिए बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यहाँ लिखा है अशोक महान, ठीक है। 269 में ये मगध की गद्दी पे बैठता है। अशोक की माता का नाम यहाँ लिखा है सुभद्रांगी, ठीक है। फिर इसमें लिखा है राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है अवंती का क्या था, राजपाल। अवंती हमें पता है MP वाला साइड है, ये MP में आ जाओ, MP में पश्चिम वाले साइड पूरा मतलब पश्चिम वाले साइड में आपको अवंती देखने को मिल जाएगा। मतलब इनफैक्ट पश्चिम भी नहीं कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अवंती का जब बिंदुसार होगा तब ये राज्यपाल था अवंती का, ठीक है। जब बिंदुसार मरे हैं तब ये अवंती के राज्यपाल थे, बाद में ये क्या बन के मगध की गद्दी पे बैठे। फिर इसमें लिखा है मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है, ठीक है। मतलब ये कंफ्यूज, मतलब ये जो नाम है ना अशोक कहाँ कहाँ मिलता है, तो आपको ये नाम पढ़ने को कहाँ कहाँ मिलता है, देखिए मास्की, गुजर्रा और नित्तूर और उडेगोलम, यहाँ के लेखों में आपको इनका नाम अशोक पढ़ने को मिलता है, ठीक है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है, राजा अशोक लिखा हुआ है, ठीक है।
ओके, उसके बाद है भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछे जाते हैं कि आपको अशोक नाम कहाँ-कहाँ मिल रहा है या अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहाँ बताया है, तो भाब्रू शिलालेख या अभिलेख में बताया। तो यह पुराणों में अशोक को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी इनका जो अभिषेक हुआ यानी कि जो गद्दी पे बैठे हैं वो बैठे हैं आपका 269 में। अब इससे 8 साल और चले जाओ तो इसमें 8 साल माइनस कर दो तो ये 261 बीसी हो जाएगा। ठीक है, तो 8 साल बाद यानी कि 261 बीसी में कलिंग पर क्या है आक्रमण किया और कलिंग की जो राजधानी यानी कि तोसली उस पे अधिकार कर लिया। ठीक है, अच्छा ये कहाँ लिखा है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका अशोक का जो 13वां शिलालेख है वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा कि कलिंग पे आक्रमण कब हुआ है और उसकी राजधानी पे अधिकार कब हुआ है। तो प्लिनी एक बंदा है, उनका कथन है कि मिस्र का राजा यानी कि फिलाडेल्फस यानी इन्हीं का नाम है टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में क्या है आपका डियानिसियस नामक क्या भेजा था, एक राजदूत भेजा था। अशोक की बात हो रही है यानी कि अब भैया क्वेश्चन क्या, अशोक के टाइम में कौन सा राजदूत आया था, क्या नाम था भैया उसका? तो मिस्र के जो राजा थे फिलाडेल्फस यानी कि टॉलमी द्वितीय उनका एक राजदूत था जिसका नाम था डियानिसियस। ठीक है, ये आया था अशोक के टाइम में, राइट। फिर है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने क्या है अशोक को जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अभी तक जैन पढ़ रहे थे यहाँ पे, इससे पहले हम आजीवक भी देख लिया। कौन था आजीवक? बिंदुसार आजीवक वाला था। तो जो ये अशोक है वो बौद्ध धर्म वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा अशोक पहले क्या है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ एक बंदा है जिनकी पुस्तक है रास्ता रंगड़ी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। ब्राह्मण धर्म हो गया, शैव धर्म हो गया और फिर यहाँ पे क्या है निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक है, फिर इसमें लिखा है अरोरा लेख में घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से क्या है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इन्हें अगर आपको किसी में रखना है तो बौद्ध धर्म में रख दीजिएगा। ठीक है, अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें बौद्ध गया गया। 12वें वर्ष में आपका क्या है निगाली सागर और 20वें वर्ष में क्या है लुम्बिनी गया। तो क्वेश्चन क्या है कि अशोक अपने कौन से वर्ष में कहाँ गए? ठीक है, तो देखिए 10वें वर्ष का याद रखिएगा बौद्ध गया, ये तो इंपॉर्टेंट है। 12वें वर्ष का याद रखिए निगाली सागर। ठीक है, 20वें वर्ष का याद रखिए आपका लुम्बिनी। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ओके। हाँ, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए क्या है बराबर बराबर मतलब एक पहाड़, पूरे पहाड़ का नाम था बराबर। तो वहाँ पे क्या बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है, एक पहाड़ी बहुत बड़ी, तो इसमें 4 गुफाएं बनवाई उन्होंने। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनवाई। पहाड़ी का नाम बराबर, राइट, याद रखिएगा। जिस उन गुफाओं का नाम इसमें लिखा है कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। देखिए सुदामा की गुफा आपने पढ़ी होगी, विश्व झोपड़ी ये आपने पढ़ी होगी, एटलीस्ट 2 तो पढ़ी होंगी। ठीक है, अशोक के पौत्र, पौत्र का मतलब क्या होता है गाइस? पुत्र का पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान करी। ठीक है, तो इन्होंने बराबर की गुफा की बात करी अशोक ने, और जो उनके पौत्र हैं यानी कि पुत्र का पुत्र उन्होंने कौन सी गुफा की बात करी दान करने के लिए? नागार्जुन। ठीक है, फिर अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। तो आजीविकों का उल्लेख कहाँ मिलता है? 7वें स्तंभ लेख। और महामात्रों को आजीविकों के हित का ध्यान रखने के लिए कहा गया। मतलब ये महामात्र कुछ लोग होते थे, उन्होंने कहा जो आजीवक होते थे उनकी उनकी देखभाल करिए। ठीक है, उन्हें जरूरत हो वो आप उन्हें प्रोवाइड करिए, उनको देखिए। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कि अपने पुत्र यानी कि महेंद्र और उनकी जो पुत्री थी यानी कि संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो है ना विदेशों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसने भेजा सबसे पहले? तो भैया अशोक आया। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे पहले कहाँ भेजा? श्रीलंका। विदेश ही हुआ श्रीलंका उस वक्त। ठीक है, तो उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, दोनों इंपॉर्टेंट। बौद्ध परंपरा उनके जो है लिपियों के अनुसार जो है अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया। तो कितने थाउजेंड ये भी याद रखिएगा, 84,000 स्तूप। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में लिखा होगा, उनकी परंपरा उनकी बारे में लिखा होगा। भारत में जो है शिलालेख क्या होता है? शिला मतलब होता है पत्थर यानी कि समझ लीजिए पहाड़ दीवारें, शिला। ठीक है, तो उस पे लिखा हुआ था कुछ, तो वो शिलालेख का प्रचलन जो है सर्वप्रथम जो है अशोक ने किया है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में क्या है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और क्या है अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। यानी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना वो जो हिंदी, ये लिपि इसकी क्या है? हिंदी, सॉरी लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ये लिखा है लिपि है।
और बोलने में हम इसे बोलते हैं हिंदी भाषा। भाषा है हिंदी, लिपि है देवनागरी, ठीक है? ओके। तो लिपि इसमें लिखा है कि इनके जो शिलालेख होते थे ना जिसमें लिखा होता था, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ हिंदी हिंदी लिखी, मतलब इसमें देवनागरी में लिखा हुआ है। वैसे उस वक्त ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, ग्रीक और अरमाइक थी। अच्छा, ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो है अभिलेख जो है अफगानिस्तान से, और खरोष्टी लिपि का अभिलेख कहाँ है इसमें लिखा है? ग्रीक और अरमाइक लिपि का अभिलेख जो है आपको अफगानिस्तान से, और जो खरोष्टी मतलब देखिए ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान से, और खरोष्टी की बात करें तो शाह बाजगढ़ी से, और मनसेहरा पाकिस्तान से, और शेष जो है आपकी भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं आपको। यानी ये सब भारत ही हुआ करता था तब। ठीक है, तो ये तो आपको अफगानिस्तान में मिल जाएगा। ये आपको शहबाजगढ़ी और क्या है मनसेहरा, ये पाकिस्तान में मिल जाएगा, और भारत में ब्राह्मी लिपि मिल जाएगी। के अभिलेख मिलते थे। खरोशी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती थी। दाई से मतलब राइट साइड से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे उर्दू लिखते हैं, राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है? ऐसा लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। तो ये सब इम्पोर्टेंट है गाइस। तो जो अशोक के अभिलेख है ना, जो लिखा हुआ उनके टाइम का जो भी मिला है, उसे हमने 3 भागों में बाँटा। एक शिलालेख था, स्तंभलेख था, गुहालेख था। यानी कि शिलालेख यानी कि पत्थरों पे लिखा हुआ, स्तंभलेख यानी कि बड़े-बड़े खंभे जैसे बने होंगे, स्तंभ जैसे बने होंगे, उस पे लिखा हुआ। गुहा यानी गुफाओं की दीवारों पे लिखा होगा कुछ, तो वैसा कुछ। तो अशोक के शिलालेख, अशोक के जो शिलालेख है, उसकी खोज 1750 ईस्वी में क्या लिखा है? पाद्रेटी फैन थैलर ने की, और इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। और इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है 1837 में क्या है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने की कोशिश करी है सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें देखिए शॉर्ट में फिर समझते हैं। शिलालेखों की बात करें तो 1750 में खोज हो रही है। टोटल कितने शिलालेख हैं? 14। सबसे पहले पढ़ने की कोशिश 1837 में किसने करी है? जेम्स प्रिंसेप। ये सब इम्पोर्टेंट बात। तो अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख हैं, और उन शिलालेखों में जो 14 थे, तो 14 में से जो प्रमुख है उसकी बात यहाँ कर दी गई है। और उसमें क्या चीज़ें लिखी गई हैं, मतलब उस पत्थर पे क्या लिखा है। पहला जो शिलालेख था उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि पशु बलि की निंदा की गई है, पशु बलि नहीं होनी चाहिए। दूसरा वाला जो था ना दूसरे नंबर वाला, उसमें लिखा है कि जो मनुष्य और पशु है दोनों की चिकित्सा व्यवस्था की बात करी गई है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है? राजकीय अधिकारों को यह आदेश दिया, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया कि वे हर 5वें वर्ष के बाद जो उनका राज्य है, उनकी जो जगह है, वहाँ पे दौरा करें उसका, और उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, तीसरे वाले में। चौथे वाले में क्या है? जैसे क्या है? भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। मतलब इन्होंने कहा युद्ध-वुद्ध सब बेकार की बातें हैं। आप धम्म की बात करें अब यहाँ पे, शांति, सब खुश रहें, ठीक-ठीक, अच्छा, क्या नियम है, तरीके से सारी चीज़ें होनी चाहिए। 5वें वाले में क्या लिखा है गाइस? यहाँ पे धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। ठीक है, धर्म महामात्र, ये पूरी तरह से युद्ध-वुद्ध, ये लड़ाई-झगड़ा इन सब से दूर हो गए यहाँ पे। लाइक भगवान में विश्वास है, मतलब भगवान या जो बौद्ध धर्म को मानते थे, उन सब चीज़ों की बात करने लगे। ठीक, क्या अच्छा है, क्या बुरा है इसके। छठे वाले में हम इसमें क्या है? इसमें लिखा है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी। 7वें 8वें में अशोक की जो तीर्थ यात्रा है उसके बारे में। 9वें में क्या है? यहाँ सच्ची भेंट, सच्ची शिष्टाचार की बात करी। 10वें वाले में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा और उच्च अधिकारी जो है हमेशा प्रजा के हित में सोचे, यानी राजा भी प्रजा के बारे में सोचे, और जो अधिकारी थे जो हाई पोस्ट पे होंगे वो भी प्रजा के बारे में सोचे। 11वें में क्या कहा है? धम्म की व्याख्या करी है कि धम्म क्या है। ठीक है, 12वें वाले में क्या है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति। ठीक है, और सभी प्रकार के विचारों से सम्मान की बात कही गई। अब इसमें लिखा है 13वें में क्या लिखा है? देखिए, ये हमने पढ़ा था 13वां वाला, कलिंग युद्ध का वर्णन किया अशोक ने। कलिंग युद्ध होता है ना, हमने कहा था 13वें शिलालेख में। अच्छा, इसमें क्या अशोक के यहाँ पे अशोक का क्या होता है? हृदय परिवर्तन। तो इसके बारे में 13वें, मतलब युद्ध में उनने बहुत मार-काट देख ली होगी, तो भैया इनने कहा यार ये युद्ध तो सही चीज़ है नहीं, तो धम्म की तरफ बढ़ पड़े ये। ठीक है, तो इसी में क्या 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है, और जहाँ उन्हें जो है ना धम्म प्रचारक भेजे जहाँ पे। अच्छा, 14वें की बात करें तो क्या है? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या करा? प्रेरित करा। मतलब कुल मिला के आप देखें तो सब अच्छी-अच्छी बातें इनके शिलालेखों में लिखी गई है।
अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी हो गई? 4। देखिए हमने 14 क्या पढ़े, इनके शिलालेख पढ़े। अब आते हैं स्तंभ लेख, लेते हैं 7, फिर गुहा लेख पढ़ेंगे। तो 7 इनके पास क्या है? स्तंभ लेख है, राइट? जो केवल क्या है, कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि आपको कहाँ मिल रही थी? भारत में। तो मतलब ब्राह्मी लिपि के जो लेख मिल रहे थे वो आपको भारत में, अभिलेख मिल रहे थे भारत में, ठीक है? तो ये जो है 6 अलग-अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं ब्राह्मी लिपि वाले। थैंक यू। तो गाइस पहला जो हम बात करें स्तंभ लेख की, वो है आपका प्रयाग स्तंभ लेख, राइट? दूसरा है दिल्ली टोपरा, तीसरा है दिल्ली मेड़, फिर है रामपुरवा, यहाँ पे है लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, फिर ठीक है। तो चलिए एक-एक करके हम पढ़ते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख, ये पहले क्या है? कौशाम्बी में स्थित था, कौशाम्बी में, ठीक है? तो इसके बाद क्या होता है, अकबर ये इसे जो है ना इलाहाबाद के किले में ले आता है। कौशाम्बी से अकबर क्या करता है? इलाहाबाद के किले में ले आता है। दूसरा है लिखा है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा की एक बात करें तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ना टोपरा से दिल्ली लाया गया। यानी टोपरा से कहाँ ले आया गया? इसे दिल्ली लाया गया। फिर दिल्ली मेरठ की बात करते हैं। तो ये क्या था? मेरठ में स्थित ये स्तंभ लेख क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा? दिल्ली ले आए। मतलब फिरोज शाह तुगलक 2 स्तंभ लेखों को कहाँ से? एक तो टोपरा से दिल्ली लाया, एक मेरठ से दिल्ली लाया। फिर इसमें लिखा है रामपुरवा। तो ये स्तंभ लेख जो है आपका चंपारण बिहार में स्थापित है, ठीक है? इसकी खोज कब हो रही है? 1872 में कार्लाइल ने करी थी, ठीक है? फिर है सॉरी लोरिया अरेराज। तो ये कहाँ पे है? बिहार में चंपारण में। फिर है लोरिया नंदनगढ़। तो ये क्या है? चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर क्या है? मोर का चित्र बना हुआ है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट? मोर का चित्र। ये मौर्य प्रांत और उसकी राजधानी की बात करते हैं। तो देखिए इसमें एक हो गया उत्तरापथ, इसकी राजधानी तक्षशिला, राइट? एक है दक्षिणापथ, ठीक है? इसकी राजधानी स्वर्णागिरी, ठीक है? एक हो गया अवंती राष्ट्र, इसकी राजधानी उज्जैनी। तो अवंती की जब 16 महाजनपद पड़ा था तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, ठीक है? एक है कलिंग, कलिंग की यहाँ पे लिखा है तोसली, राइट? और प्राची यानी कि पूर्वी प्रांत की है पाटलिपुत्र, ठीक है? ये सब इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं करिएगा, कुछ भी मत छोड़िएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है कौशाम्बी अभिलेख को जो है, कौशाम्बी अभिलेख जो सबसे पहला वाला हमने पढ़ा जो कौशाम्बी में, कौन सा? प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था। बाद में इसे कहाँ अकबर ने क्या इलाहाबाद के किले में ले आया था, ठीक है? कौन? अकबर ले आया था, ठीक है? तो यहाँ लिखा है कौशाम्बी अभिलेख को जो है क्या है? रानी का अभिलेख कहा जाता था, कहा जाता है क्या? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? किसे रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी वाले को। तो अशोक का 7वां अभिलेख जो है सबसे लंबा है, ठीक है? अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है वो क्या है आपका? रुम्मीदेई, ठीक है? तो ये है इम्पोर्टेंट, सबसे लंबा, सबसे छोटा। तो इसी में क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान जो है अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर कितनी कर दी गई? 1/8, ठीक है? लुम्बिनी ग्राम का जो है धार्मिक कर जो है यानी कि बलि माफ कर दिया गया। देखिए, तो यहाँ पे कहानी क्या आ रही है यहाँ पे? तो जो इनका सबसे छोटा वाला यहाँ पे रुम्मीदेई लिखा है, ठीक है? अब इसने कहा कि इसी में जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान क्या होता है? धम्म यात्रा यानी अशोक घूम रहे हैं पैदल, ठीक है? धम्म यात्रा कर रहे हैं पैदल या जैसे भी, ठीक है? तो इन्होंने क्या करा? लुम्बिनी जब पहुँचते हैं तो वहाँ का जो भू राजस्व है ना उसको कम करके 1/8 कर देते हैं और यहाँ पे जो है ना बलि यानी कि जो धार्मिक कर होता है उसको माफ कर देते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि महास्थान यानी बांग्लादेश से प्राप्त सौगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी दैवीय क्या प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। यानी कि गाइस जो ये राहत कार्य की बात हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? तो गाइस ये हो रही है आपकी सौगौरा का जो ताम्र पत्र अभिलेख कहाँ पे मिल रहा है आपको? महास्थान बांग्लादेश में मिल रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऐसा कुछ, ठीक है? जब क्या होता है अकाल आता है या सूखा पड़ता है तब की बात हो रही है। अब इसमें लिखा है प्रथम पृथक शिलालेख में ये घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखो अशोक का शार ए कुन्ना यानी कि कंदहार अभिलेख क्या है? ग्रीक और अरमेक भाषा में मिलता है, ठीक है? अब इस साम्राज्य में मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व उनके चरित्र को काफी जांच पर रखा जाता था और जिसे क्या है उपधा परीक्षण कहा जाता था। मतलब ये है कि किसी को भी मुख्यमंत्री या पुरोहित बना दो अच्छी खासी उनकी जांच होती होगी, मतलब उसको बोलते थे उपधा परीक्षण, ठीक है? तो जो सम्राट है उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की जो संख्या है 12-16 या क्या है 20 ये हो सकती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महामात्र
कहा गया है और इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। तो अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। सॉरी, चर जो है ना किसे कहा गया है? जासूस को, जासूस। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? जैसे मतलब भारत है सपोज, तो भारत में कितने राज्य हैं? 28। ऐसे ही जो पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था उसमें कितने प्रांत थे? 5। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र। प्रांतों के प्रशासक कुमार या फिर आर्यभुत या फिर आपका राष्ट्रिक कहलाते थे। कौन? प्रशासक। ठीक। तो इसने का जो प्रांत है उनका विभाजन कितने विषय विषय में किया जाता था। जो किसके अधीन था या उसका शासन कौन कर रहा था? विषयपति बोलते थे उसको, मतलब मुखिया जो होता था। फिर इसमें लिखा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई इकाई क्या होती थी? ग्रामीण। और इसका मुखिया कौन? सॉरी, ग्राम होती थी और ग्रामिक इसका क्या होता था? मुखिया होता था। मतलब सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, ग्रामिक इसका मुखिया हो गया। प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था? गोप था। ठीक है। जो 10 गाँव का जो 10 गाँव को 10 गाँव मिल जाते थे, तो इनको देखने वाला जो कहलाता था उसको हम बोलते थे गोप। क्या बोलते थे? गोप। देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार क्या होता है? नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित थे और हर समिति में 5-5 सदस्य थे। यानी कि हमारे पास 6 सदस्य समिति है, उसमें 5 सदस्य हैं, तो टोटल हो गए 30 सदस्यों का क्या था? एक मंडल था, जो क्या कर रहा था? नगरों का प्रशासन। ठीक है, ऐसा मेगास्थनीज बोलते हैं। अब बिक्री कर के रूप में क्या है? मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। ठीक है, बिक्री कर के रूप में जो टैक्स ले रहे हैं हम, तो अगर 100 रुपए की कोई चीज़ है तो 1/10 कर लो, यानी कि 10वां भाग यानी 10 रुपए। तो इसे बचाने वाले को क्या है? मृत्युदंड के मतलब अगर आप ये टैक्स नहीं दे रहे हैं तो मृत्युदंड। मेगास्थनीज के अनुसार लिखा है एग्रोनोमाई। ठीक है, मार्ग निर्माण अधिकारी था। क्या था? मार्ग निर्माण अधिकारी। जस्टिस जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग जो है 50,000 अश्वरोही सैनिक थे, मतलब जो घोड़े पे चल रहे थे, वो 50,000 थे। 9,000 ऐसे थे जो हाथी पे चलते थे और 8,000 रथ। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार क्या चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। मतलब पूरे भारत पर उन्हें अधिकार कर रखा था। उनकी फौज थी 6 लाख की। ये बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। मतलब पश्चिमोत्तर यानी कि जब भारत की बात करते हैं तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे सेल्यूकस था। तो यहाँ तक जीत गया चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त की सेना को क्या है? लुटेरों की सेना कही। हालांकि गाइस हिस्ट्री में ऐसा ही लिखा है, जो हिंदू शासक वासक हुआ करते थे उनके लिए तो कुछ अच्छा लिखा खास है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। लुटेरों की सेना गई। यह युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या होता था? नायक। सेना का नेतृत्व करने वाले को नायक बोला गया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए, अर्थशास्त्र में जो वर्णित तीर्थ है, तीर्थ मतलब मंत्री। मंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री। पुरोहित यानी कि क्या करता है? धर्म और दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति यानी कि सैन्य विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र होता था। देवारिक होता था राजकीय द्वारा रक्षक और राजकीय द्वार रक्षक। ठीक है, द्वार रक्षक यानी कि मेन गेट पे खड़ा होता होगा। फिर है अंतर्वेदिक यानी कि अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। तो अभी जो इम्पोर्टेंट है वो उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं बता दूं आपको फिलहाल। तो जैसे कि आपका पहला वाला तो है ही इम्पोर्टेंट। ओके, वेट। तो पहला वाला याद रखिएगा, मंत्री। पुरोहित भी याद रखिएगा, सेनापति याद रखिएगा। फिर है समाहर्ता यानी कि आय का संग्रह करता, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर है सन्निघाता यानी मतलब राजकीय राजकोषाध्यक्ष होता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रशासता यानी कि कारागार का अध्यक्ष। ठीक है, ये भी। फिर है प्रदेष्टि यानी कि कमिश्नर, ये भी। फिर है पौर यानी नगर का कोतवाल। और फिर होता था व्यवसायिक यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता था। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश होता था। फिर है नायक यानी कि नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। फिर है कर्मांतिक यानी कि उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद यानी अध्यक्ष। फिर है आपका दंडपाल यानी सेना का सामान एकत्र करने वाला होता था। दुर्गपाल यानी दुर्ग रक्षक होता था। अंतपाल यानी कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। ठीक है, इतने तो इंपॉर्टेंट है जिसपे मैंने गोली लगा दी। फिर है प्रशासनिक समिति उसके कार्यों की बात करते हैं। देखिए, समिति पहली यहाँ पे 6 समिति हैं। 6 जैसे हमने पढ़ा था ना कि टोटल 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। 6 समिति होती थी, हर एक में 5-5 सदस्य होते थे, तो 6 5 30। ठीक है,
चलिए, अब समितियों की बात। पहली समिति जो होती थी गाइस यहाँ पे उद्योग और शिल्प कार्य का निरीक्षण करती थी, दूसरी विदेशों को देख-रेख करती थी, तीसरी जो है जन-गणना का विवरण रखती थी, चौथी जो है व्यापार वाणिज्य का देखभाल करती थी, पाँचवीं जो है निर्मित वस्तुओं के विक्रय की का निरीक्षण करती थी और छठी जो है बिक्री कर वसूल करती थी। ठीक है? बस इतनी सी बात। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार नज़र मारिएगा, ठीक है? चलो, ओके, ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है चंद्रगुप्त ये मौर्य साम्राज्य। तो वैसे यहाँ लिखा है सैन्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी तो होता था उसको सेनापति कहते थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक था, उसके अनुसार क्या है चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अभी हमने वैसे ही पढ़ा। मेगास्थनीज के अनुसार क्या है मौर्य सेना का जो है रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियाँ करती थी, अभी हमने पढ़ा। फिर है मौर्य प्रशासन में क्या है गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। यानी जो गुप्तचर विभाग होता था वो किसके अधीन महामात्य सर्प के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या है गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले जो गुप्तचर होते थे उसको संथार बोलते थे और जो घूम-घूम कर भ्रमण करते थे गुप्तचर उनको संचार बोला जाता। अशोक के समय क्या होता है जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बोलते थे राजयुक बोलते थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सरकारी भूमि को क्या बोला था सीता भूमि कहा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को बोलते थे अ अदेव मात्रक, ठीक है। फिर मौर्य काल में क्या है द्रोण अनाज के माप के लिए यह प्रयोग होता था, क्या द्रोण। फिर इसमें मेगा सीरीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बाँट दिया। पहला इन्होंने कहा भारतीय समाज में आपको दार्शनिक देखने को मिलेंगे, किसान देखने को मिलेंगे, अहीर, फिर है कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और क्या है सभासद देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ लिखा है कि जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला उनको बोलते थे रूपा जीवा, ठीक है, जो वेश्यावृत्ति को अपना लेती थी। फिर इसमें लिखा है नंद वंश के विनाश। अच्छा, देखिए यहाँ लिखा है सैन्य समिति उनके कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे समिति 6 तो पहली समिति जल सेना की व्यवस्था, दूसरी यात्रा और रसद की व्यवस्था कर रही है, तीसरी जो है पैदल सैनिकों की देखरेख कर रही है, चौथी जो है अश्वरोहियों की सेना की देखरेख कर रही है, पांचवी जो है आपकी गज सेना, गज मतलब हाथी वाली सेना जो है उसकी देखरेख कर रही है और छठी जो है आपकी रथ सेना की कर रही है देखरेख। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा यानी कि परवतक से सहायता प्राप्त की। ठीक है, ये बेकार की बात है। फिर इसमें लिखा है मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी समय, बहुत बड़ा समय है 137। फिर इसमें भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में जो है 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा बृहदत्त था। तो मैंने कहा पहला बिल्कुल याद रखना पड़ेगा और लास्ट भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद नया राजवंश आता है तो लास्ट वाले को मार के ही आएगा, तो लास्ट वाले का नाम पता होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में बृहदत्त था, उसकी हत्या उसके जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने कब करी थी 185 बीसी में करी थी और मगध में क्या होता है अब नया वंश आता है जिसका नाम हो गया शुंग वंश। फिर यहाँ पे लिखा है अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो गाइस यहाँ पे मौर्य वंश हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद वो है ब्राह्मण साम्राज्य। देखते जरा कितना बड़ा है चैप्टर नंबर 16। तो ये भी कुछ खास बड़ा है नहीं, छोटा था ये चैप्टर। तो ब्राह्मण साम्राज्य हो गया, भारत के यवन राज्य हो गए, शक। ठीक है, चलिए ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। गाइस अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। प्री पढ़ना है आपको तो लूसेंट पढ़िए अगर वनडे एग्जाम के लिए, और अगर आपको इससे थोड़ा-सा बड़ा एग्जाम चाहिए तो लूसेंट और घटना चक्र दोनों पढ़िए और अगर आप मेंस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो इसमें दृष्टि आईएएस को ऐड कर दीजिए। बाकी इन सब की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पे मिल जाएगी, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पेज है, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आपको डेली चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम पेज है उसको जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने को डेली। जैसे आपका दैनिक जागरण हो गया, जनसत्ता हो गया, द हिंदू हो गया, ये सब आपको मेरे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा तो आप जॉइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं और आगे हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।